नमस्ते। आज हम औपनिवेशिक अर्थनीति का स्वरूप पाठ में आगे के अंशों को पढ़ेंगे। यह पाठ हमने पिछली क्लास में शुरू किया था, जहां हमने पढ़ा था कि ब्रिटिश सरकार ने किस प्रकार अपनी अर्थव्यवस्था को सुधार करने और अच्छा बनाने हेतु कई प्रकार के बदलाव भारत देश में किए। उन्होंने कृषकों पर किस प्रकार की कर नीति में और नयापन लाया, इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो इनके कुछ अंशों के बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। इससे संबंधित मैंने कुछ प्रश्न उत्तर आप लोगों को दिए थे, तो आज मैं आपके समक्ष उन उत्तरों की पहले चर्चा करती हूँ। इजारादारी व्यवस्था किसने और क्यों शुरू की थी? बंगाल में कंपनी के नए शासनकर्ता वॉरेन हॉस्टिंग ने राजस्व अदायगी के लिए इजारादारी व्यवस्था चालू की थी। अगला प्रश्न था, चिरस्थायी बंदोबस्त कब शुरू हुई एवं इसका क्या परिणाम हुआ? इसका उत्तर है सन 1793 ईस्वी में चिरस्थायी बंदोबस्त के फलस्वरूप जमींदारों की समृद्धि बढ़ी, परंतु कृषकों की अवस्था हीन बनी रही। कृषक जमींदारों की कृपा पर निर्भर हो गए थे। तो अब इसके उपरांत हम आज पाठ को आगे बढ़ाएंगे। बच्चों, इस तालिका में आप देख सकते हो, मुख्यतः भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश काल में जिस प्रकार के बदलाव किए गए, मुख्यतः ये 3 व्यवस्थाएं लोगों के समक्ष रखी गई थी, जिनमें पहली थी स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी। आइए विस्तार से आगे पढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी आर्थिक व्यय की पूर्ति हेतु और उसमें और अधिक सुधार लाने के उद्देश्य से भारत की कृषि व्यवस्था में हस्तक्षेप करना भी प्रारंभ कर दिया था तथा कृषि के परंपरागत ढांचे को समाप्त करने का प्रयास किया। आप सभी जानते हो कि भारत देश एक कृषि प्रधान देश रहा है, परंतु उस समय कृषकों को किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा एवं उनके साथ किस प्रकार क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया जाता था, उसके बारे में आप आगे जानोगे। इस समय तक भू राजस्व की वसूली बिचौलियों के माध्यम से ही की जाती रही, किंतु उसके पश्चात कंपनी द्वारा नए प्रकार के कृषि संबंधों की शुरुआत की गई। इसके परिणाम स्वरूप कंपनी ने करों के निर्धारण और वसूली के लिए कई नए प्रकार के भू राजस्व बंदोबस्त कायम किए। मुख्य रूप से अंग्रेजों ने भारत में 3 प्रकार की भूगृति पद्धतियां अपनाई। पहला जमींदारी, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी। इजारादारी प्रथा के बारे में अपनी पिछली क्लास में भी पढ़ा था। चलिए फिर से एक बार आप लोगों को मैं समझाती हूँ। वॉरेन हॉस्टिंग ने एक नई भू राजस्व पद्धति लागू की थी, जिसे इजारादारी प्रथा के नाम से जाना गया है। इस पद्धति को अपनाने का मुख्य उद्देश्य अधिक भू राजस्व वसूल करना था। इस व्यवस्था की मुख्य 2 विशेषताएं थी। इसमें पंचवर्षीय ठेके की व्यवस्था थी तथा सबसे अधिक बोली लगाने वाले को भू ठेके पर दी जाती थी। अब हम पढ़ेंगे स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था पर। कॉर्नवालिस ने इजारेदारी व्यवस्था के दोषों को दूर करने के उद्देश्य से स्थायी बंदोबस्त आरंभ की थी। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस और उत्तरी कर्नाटक में लागू की गई थी। स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदारों को भूमि का स्थायी मालिक बना दिया गया। स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार किसानों से वसूले गए कुल रकम का 10 भाग कंपनी को देते थे एवं शेष 1/11 भाग स्वयं रखते थे। यदि कोई जमींदार निर्धारित तिथि तक भू राजस्व की निश्चित राशि नहीं जमा करता था, तो उसकी जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी।
इसकी क्या क्या विशेषताएं थी? जमींदारों को भूमि का स्थायी मालिक बना दिया गया। भूमि पर उनका अधिकार पैतृक एवं आस्तनीय था। उन्हें उनकी भूमि से तब तक पृथक नहीं किया जा सकता था जब तक वे अपना निश्चित लगान सरकार को देते रहे। किसानों को मात्र रियायतों का नीचा दर्जा दिया गया तथा उनसे भूमि संबंधी तथा अन्य परंपरागत अधिकारों को छीन लिया गया था। जमींदार भूमि के स्वामी होने के कारण भूमि को खरीद या बेच सकते थे। जमींदार अपने जीवन काल में या वसीयत द्वारा अपनी जमींदारी अपने वैध उत्तराधिकारी को दे सकते थे। जमींदारों से लगान सदैव के लिए निश्चित कर दिया गया। सरकार का किसानों से कोई प्रत्यक्ष संपर्क नहीं था। जमींदारों को किसानों से वसूल किए गए भू राजस्व की कुल रकम का 10/11 भाग कंपनी को देना था तथा 1/11 भाग स्वयं रखना था। तय की गई रकम से अधिक वसूली करने पर उसे रखने का अधिकार जमींदारों को दे दिया गया था। यदि कोई जमींदार निश्चित तारीख तक भू राजस्व की निर्धारित राशि जमा नहीं करता था तो उसकी जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी। आगे हम पढ़ते हैं दूसरी व्यवस्था के बारे में, जो थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। सन 1820 ईस्वी में मद्रास के तत्कालीन गवर्नर थॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी व्यवस्था आरंभ की थी। यह व्यवस्था मद्रास, बम्बई एवं असम के कुछ भागों में लागू की गई। रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत लगभग 51% भूमि आई। इसमें रैयतों या किसानों को भूमि का मालिकाना हक प्रदान किया गया। अब किसान स्वयं कंपनी को भू राजस्व देने के लिए उत्तरदायी थे। इस व्यवस्था में भू राजस्व का निर्धारण उपज के आधार पर नहीं बल्कि भूमि के क्षेत्रफल के आधार पर किया गया था, जिससे किसानों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा। क्यों? क्योंकि उनकी जो कर की राशि थी वो उनके उपज पर निर्धारित नहीं थी, वो उनके भूमि के क्षेत्रफल पे थी। तो उपज कभी अच्छी हो सकती है, कभी नहीं भी हो सकती है, लेकिन उस स्थिति में खराब उपज होने पर भी उन्हें कर तो देना ही पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी क्या विशेषताएं थी? इस पद्धति में भूमि का मालिकाना हक किसानों के पास था। भूमि को क्रय विक्रय एवं गिरवी रखने की वस्तु बना दी गई। इस पद्धति में भू राजस्व का दर वैसे तो 1/3 होता था, लेकिन उसकी वास्तविक वसूली ज्यादा थी। इस पद्धति में भू राजस्व का निर्धारण भूमि की उपज पर ना करके भूमि पर किया जाता था। इस पद्धति में भी सूर्यास्त का सिद्धांत प्रचलित था। इस पद्धति का प्रभाव क्या पड़ा? भू राजस्व का निर्धारण भूमि के उत्पादकता पर ना करके भूमि पर किया गया, जो किसानों के हित के लिए सही नहीं था। इस पद्धति में भू राजस्व का दर इतना ज्यादा था कि किसान के पास अधिशेष नहीं बचता था। परिणाम स्वरूप किसान महाजनों के चंगुल में फंसते गए और इस तरह यहाँ पर महाजन ही एक कृत्रिम जमींदार के रूप में उभर आने लगे। इस व्यवस्था ने दोषपूर्ण राजस्व व्यवस्था के कारण किसानों के पास इतना अधिशेष नहीं बचता था जो कि वह किसान में उत्पादकता बढ़ाने के लिए निवेश कर सके। परिणाम स्वरूप किसान क्रमशः गरीबी, दरिद्रता आदि के कुचक्र में फंसते गए। यद्यपि इस व्यवस्था में फसलों के वाणिज्यकरण प्रोत्साहन प्राप्त हुआ, लेकिन इसका भी लाभ किसानों को प्राप्त नहीं हो पाया। यह लाभ सौदागर, सरकार एवं महाजन को प्राप्त हो गया। माहलवाड़ी व्यवस्था। अगली व्यवस्था जो है वो है माहलवाड़ी व्यवस्था। लॉर्ड हॉस्टिंग द्वारा मध्य प्रांत, आगरा एवं पंजाब के क्षेत्रों में एक नई भू राजस्व व्यवस्था लागू की गई, जिसे माहलवाड़ी व्यवस्था का नाम दिया गया। इसके तहत कुल 30% भूमि आई। इस व्यवस्था में महल या गांव के जमींदारों या प्रधानों से बंदोबस्त किया गया।
इसमें गांव के प्रमुख किसानों को भूमि से बेदखल करने का अधिकार था। माहलवाड़ी व्यवस्था के तहत लगान का निर्धारण माहल या संपूर्ण गांव की उपज के आधार पर किया जाता था। इसकी विशेषताएं: यह व्यवस्था एक गांव को इकाई मानकर उसके साथ राज्य द्वारा भू राजस्व का प्रबंध करने के विचार पर आधारित थी। इस व्यवस्था में मध्यस्थ वर्ग का अभाव था। यह व्यवस्था स्थायी न होकर 20 से 30 वर्षों के लिए हुआ करती थी। पुनः इसका निर्धारण होता था। इस पद्धति में भी राजस्व का दर अधिकतम था। कभी-कभी यह दर 66% तक हो जाता था। समीक्षा उल्लेखनीय है कि माहलवाड़ी व्यवस्था में कृषि के क्षेत्र में कुछ सुधार हुए, जैसे सिंचाई योजनाओं की शुरुआत, लेकिन सरकार के साम्राज्यवादी स्वरूप होने के कारण इस व्यवस्था के माध्यम से भी किसानों के जीवन में कोई गुणात्मक परिवर्तन नहीं हुआ। तो आज हमने 3 व्यवस्थाओं पर चर्चा की। इन 3 व्यवस्थाओं से जुड़े कुछ प्रश्नों को मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। इसे आप अपनी कॉपी में लिखिएगा। अगली क्लास में इन प्रश्नों के उत्तरों पर चर्चा की जाएगी। पहला प्रश्न है, जमींदारी प्रणाली का अन्य नाम क्या था? दूसरा प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का सबसे अधिक लाभ किसे प्राप्त हुआ? तीसरा प्रश्न है, सर थॉमस मुनरो किस भू राजस्व प्रणाली से संबंधित थे? तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।